टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी साइंस की जो क्लास है उसका 23वां दिन है। हमने जो पीछे की जो क्लास है उसमें हमने प्रतिरक्षा और रक्त समूह जो हमारा जो चौथा जो चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने जो प्रतिरक्षा है उसके 2 प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें पहला प्रकार हमने जो पढ़ लिया था, यानी जो पहला प्रकार है स्वाभाविक प्रकार का जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा जो विधि है उसकी हम बात करें उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है या सामान्य प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। सामान्य प्रतिरक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सभी प्रकार के जो प्रतिजन है या रोगाणु है उन पर समान रूप से कार्य करता है, यानी समान रूप से उनको क्या करता है, प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। फिर हम उसके जैसे हम प्रकार देखे थे कि जैसे कौन कौन से अवरोधक है वो हो सकते हैं। तो 1 नंबर हमने देखा था जैसे भौतिक अवरोधक, दूसरा हमने देखा था रासायनिक अवरोधक, तीसरा हमने देखा था कोशिका अवरोधक, ठीक है, और चौथा देखा था जैसे ज्वर है या सूजन आ जाना है। ये पहला जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक अवरोधक की, जो हमने कल की जो क्लास है उसमें हमने अध्ययन कर लिया था। उसमें देखो जैसे हम बात करें भौतिक जो अवरोधक होता है उसमें हम बात करते हैं एक तो जो त्वचा है ये किसका कार्य करती है, भौतिक अवरोधक का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त हमारी जो नासिका छिद्र है उसमें पाई जाने रोम जैसी संरचना है या इसमें जो श्लेष्म उपकला पाई जाती है ये भी क्या करता है, भौतिक अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है। फिर 2 नंबर की हम बात करेंगे जो आता है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक की यदि हम बात करें तो उसमें हमने देखा कि जो आमाशय का अम्लीय माध्यम होना है, इसके साथ साथ जैसे आमाशय है, योनि है, इसका वातावरण में अम्लीय होना है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना है, अश्रु ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित जो अश्रु है हम बात करते हैं वो है, ठीक है ना, लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित जो लार है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक जो अवरोधक है उसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, तीसरा कोशिका अवरोधक। उसमें बताया कि कुछ कोशिकाएं होती है वो बक्सकाणु प्रकार की होती है, यानी किसी प्रकार का जो जीवाणु होता है या सूक्ष्म जीव है या हानिकारक कण है, ये जो रोगाणु है उन्हें तुरंत नष्ट कर देता है। ठीक है ना। तो उसमें पढ़ा था जैसे हम बात करें मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो बक्सकाणु प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया था, कोशिकाओं के बारे में। 4 नंबर का हमने पढ़ा था जैसे ज्वर है या सूजन आना, ये सब क्या है 4 नंबर का प्रकार पढ़ लिया था। तो 1 नंबर की जो हमारी विधि हो गई थी वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। आज जो हमारी जो अगली क्लास है उसमें 2 नंबर की जो हम विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। क्या पढ़ेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा की बात करें तो यह जो प्रतिरक्षा होती है उपार्जित यानी क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। यानी कहने का मतलब जन्म के पश्चात क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, हम बात करें दूसरे शब्दों में। ठीक है ना। तो ये उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। किस प्रकार की होती है, विशिष्ट प्रकार की या अनुकूली क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का प्रतिजन आता है तो प्रतिजन के विरुद्ध किसका निर्माण किया जाता है, प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी बनाई जाती है वह प्रतिरक्षी किसके अंतर्गत आती है, उपार्जित प्रतिरक्षी विधि उसके अंतर्गत आती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक हम पढ़ेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। ये वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी 2 प्रकार हो गए इसके। पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा जो प्रकार इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये 2 प्रकार हो गए। ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा की हम बात करते हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जैसे किसी प्रकार का प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है या प्रविष्ट करता है तो उसके पश्चात हमारे शरीर में उस प्रतिजन के विरुद्ध या बाह्य कोई कण है या रोगाणु है उसके विरुद्ध हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का मतलब है सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में यदि कोई बाह्य कण या रोगाणु या फिर उसे बोल सकते हैं प्रतिजन, ध्यान रखना कि प्रतिजन कोई बाह्य कण होता है, ठीक है ना, जिसके कारण ही हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो जैसे कोई बाह्य कण है या कोई रोगाणु है या मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है, या फिर प्रतिजन है,
हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है, प्रविष्ट कर जाता है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। वह जो प्रतिरक्षा होती है वह क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और यह इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करती है, विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध क्या करती है, कार्य करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ, कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि जो चेचक जो बीमारी होती है, चेचक जो बीमारी वर्तमान में भारत में ये क्या हो गया, इसका उन्मूलन हो चुका है, ठीक है ना। पहले जो चेचक जो बीमारी होती है उसके अंतर्गत यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को एक बार हो जाती है तो उस व्यक्ति में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वो दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, ये तो कौन सी हो गई, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है यह, यदि हम बात करें तो यह भी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध ही क्या करती है, कार्य करती है। दोनों जो प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं वह प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, जो विशिष्ट प्रकार की है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्वाभाविक, जो सामान्य प्रकार की थी, यानी सभी प्रतिजन के विरुद्ध समान रूप से कार्य कर रही थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि पढ़ रहे हैं, और यह जो उपार्जित प्रतिरक्षा जो विधि होती है वह विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करती है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो प्रतिरक्षा है, दोनों जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये दोनों जो प्रतिरक्षा होती है वो विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध ही कार्य करती है। फर्क इतना है कि ये जो सक्रिय जो प्रतिरक्षा होती है वो प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है इसमें, ठीक है ना। और निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा होती है उसमें प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से ही क्या कर ली जाती है, प्रतिरक्षा बनाई जाती है, और फिर शरीर के अंदर क्या करवाई जाती है, प्रविष्ट करवाई जाती है। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है कि इसमें शरीर में प्रतिजन जाने के बाद में प्रतिरक्षा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और इसमें जो निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है इसमें क्या होता है कि प्रतिजन के विरुद्ध बाहरी क्या बना ली जाती है, प्रतिरक्षा बना ली जाती है, ठीक है ना। और उस प्रतिरक्षा को फिर शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाता है, और जैसे उस प्रकार का प्रतिजन, विशेष प्रकार का प्रतिजन आता है तो ये विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि डिप्थीरिया है, टिटनेस है, उसके जो टीके जो लगाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। डिप्थीरिया है, टिटनेस, ये जो टीके लगाए जाते हैं वो किसके विरुद्ध आते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के विरुद्ध आते हैं, ठीक है ना। और ये सक्रिय प्रतिरक्षा की हम बात करें, जैसे मैंने बताया चेचक यदि हमारे शरीर में हो जाए उसके बाद में वापस से यदि हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ठीक होने के बाद में हम बात करें हमारे शरीर में क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर का टॉपिक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। क्या रहेगा हमारा टॉपिक, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, जो एक विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध क्या करता है, कार्य करता है। तो लिखो इसमें 2 नंबर का टॉपिक लिख लो, उपार्जित, फिर उसके बाद में प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि इसे क्या बोलते हैं, अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, यानी अनुकूलित हो जाता है इसमें, ठीक है ना। इसे अनुकूलित या अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तो पहले तो हम लिखेंगे इसे अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे अनुकूली अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, ठीक है, इसे लिख लिया। अब इसमें बात करें कि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण क्या होता है,
किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे शरीर के अंदर क्या किया जाता है? प्रतिजन प्रविष्टि करता है, या फिर बाहर से प्रतिजन है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाकर, ठीक है ना। प्रतिरक्षी का निर्माण क्या होगा? बाद में होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस प्रतिरक्षा से में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो इसमें लिख लेंगे इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती है? विशिष्ट प्रतिजन के साथ ही क्रिया करती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये विशिष्ट प्रकार का जो प्रतिजन होता है वह क्या करता है? विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी के विरुद्ध क्या करता है? कार्य किया जाता है। यानी इसे क्या बोलते हैं? इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध क्या करता है? विशिष्ट प्रकार से क्रिया करता है। तो आगे लिखेंगे कि ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के विरुद्ध या प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे? ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। किस प्रकार से? विशिष्ट प्रकार से। इसके आगे दोनों जो पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से सक्रिय और निष्क्रिय, वो भी क्या करेंगे? विशिष्ट प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे इस अभिक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। यानी मध्यस्थ प्रकार की जो कोशिका जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। इसके बाद लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है या फिर सक्रिय हो जाती है। तो आगे लिखो इसके बाद में कि इस अभिक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है और शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है, यानी प्रतिजन को नष्ट किया जाता है या उसके रोका जाता है। तो इसके बाद लिखेंगे और शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। ठीक है, ये लिख लिया। प्रतिजन का क्या किया जाता है? उन्मूलन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि विशिष्ट प्रतिरक्षा निम्न दो प्रकार की होती है, उसके बाद में लिखेंगे विशिष्ट या उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो निम्न दो प्रकार की होती है। तो इसके बाद में लिखेंगे हम कि विशिष्ट प्रतिरक्षा निम्न दो प्रकार की होती है। ठीक है, दोबारा देख लो। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, तो इसे कौन सी भी बोल सकते हैं? अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा बोल सकते हैं। पहला पढ़ा था हमने स्वाभाविक, उसे कौन कौन सी बोल सकते हैं? प्राकृतिक या सामान्य।
ठीक है ना। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, ठीक है ना, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें क्या केवल सामान्य होती है, तो सभी प्रतिजन के विरुद्ध वो सही प्रकार से कार्य करते हैं, ऐसा कुछ विशेष प्रकार की कोई प्रतिरक्षा नहीं बनती है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार से विक्रिया करते हैं, विशिष्ट प्रकार से विक्रिया करते हैं, वो सामान्य प्रकार से करती है सबके साथ सामान्य रूप से, ठीक है ना। फिर हम बात करें कि इस विक्रिया के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है और शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। और विशिष्ट प्रतिरक्षा निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो इसके बाद में ये क्या कर लोगे आप, उतार लोगे, तो इसको उतार लो, ठीक है। इसके बाद में देखो जैसे हम पढ़ेंगे, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा है, एक हम पढ़ेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, 2 प्रकार के बारे में। तो इससे पहले इसको उतार लो एक बार।